हेलो दोस्तों, वेलकम टू पडेस्टी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डियर थर्ड सेमेस्टर का राजन प्रकाशन का अतिलघुत्तीय प्रश्न। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका साइंस का अतिलघुत्तीय प्रश्न है और इसमें आपका पूरा का पूरा 140 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 70 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं 70 क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग उतना ही देखो एक बार में जितना आपके समझ में आए, जितना आप हजम कर पाओ। तो आइए फिर चलते हैं हम लोग देर न करते हुए आज की क्लास की ओर। और जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हम तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे हर एक अपडेट भी आपको मिलता है, अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, क्यों? ठीक है, कर दिया करो। देखिए यहाँ पे आज का आपका पहला प्रश्न है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है। अगर मान लो जब आप पानी को गर्म करते हो तो वह गर्म होकर उबलता है, उसका क्वथनांक कितना होगा? उसका क्वथनांक आपका 100 सेल्सियस हो जाता है। जो आपका दूध या फिर जो भी आपका द्रव होता है वह उबलेगा तभी जब उसका 100 सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं। उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। जिस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसमें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे आपका तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। अगर मान लो आपका कोई भी बर्तन है, जब आप उसमें किसी भी गर्म चीज़ पे रखते हो तो वह कहीं न कहीं बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। यानी जो जल्दी गर्म हो जाए वह ऊष्मा का चालक हो जाता है। प्लास्टिक आपका क्या है? प्लास्टिक आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। कुकर आपने देखा होगा, कुकर में जो हैंडल होता है उसमें काले काले प्लास्टिक लगे होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, ये सब आपके ऊष्मा के कुचालक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। जैसे आपका चेचक हो गया, टीबी हो गया और हैजा हो गया, ये सब आपके छुआछूत से फैल जाते हैं, वह आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग आपका क्या होता है? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया डायबिटीज, शुगर। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके असंक्रामक रोग होते हैं जो कि आपके छुआछूत से नहीं फैलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्राकृत में प्रकाश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ठीक, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ये सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहती हैं। ठीक कहते हैं। जैसे आपका हो गया तारे, लैंप, बल्ब और सूर्य, ये सब आपके स्वयं प्रकाश से उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक। ठीक, ये सब आपके अदीप्त के अंतर्गत आएगा। जो आपका मोबाइल है, मोबाइल भी आपका दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं टॉर्च का माध्यम है, लाइट का माध्यम है, इसमें भी प्रकाश का माध्यम आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका है कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण दीजिए। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक और कृत्रिम आपके दो होते हैं। प्राकृतिक आपका सूर्य हो जाएगा, कृत्रिम आपका हो जाएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत बल्ब, लालटेन, ये सब आपके तो कृत्रिम में आएंगे। प्राकृतिक में आपका हो गया सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब आपके प्राकृतिक में हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 है,
शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? एनसीईआरटी की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग राजन प्रकाशन से थर्ड सेमेस्टर का साइंस का क्लास देख रहे हैं। आपके कहने पे ही यह क्लास यहाँ पे चलाया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा होता है जिसमें छात्र अपने घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट या फिर टेलीविज़न आदि के माध्यम से कर सकता है। जैसे कि आप इस क्लास को अपने घर पर बैठकर देख रहे हो, ले रहे हो, यह आपका एक प्रकार का ई लर्निंग के अंतर्गत भी आएगा, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत भी आएगा। ठीक, ये आपका दोनों हो जाएगा। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुरूपों में मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी आपका नया नया आविष्कार ठीक होना, नया नया खोज होना, कहीं ना कहीं विकास होना, ठीक, विज्ञान का विकास होना, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आएंगे। स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं? स्टील उत्पादन के जो कारखाने हैं आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, यही यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपको बस केवल 2-3 नाम याद कर लेना है, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बस ठीक है, ये आपके 3 नाम बहुत हैं। हाँ देखिए, जल शक्ति से विद्युत, यानी जल से जो विद्युत बनता है उसका पावर स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, इसका पावर स्टेशन कहाँ पे है ये यहाँ पे आपको बताना है। यह स्टेशन रिहंद में है। कहाँ पे है? रिहंद में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, कोयले से विद्युत कहाँ बनता है? जहाँ पर कोयले से विद्युत बनता है वह आपका पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपका है अनपरा, पनकी और ओबरा में, ये आपके 3 शहर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं, इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाता है? यहाँ पे आपस में क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका नरोरा, टाड़ा सागर, कल्पक्कम और तांबे, ये आपके 4 स्थान हो जाएंगे। हरित क्रांति क्या होता है? आधुनिक कृषि, देखिए जो ठीक है आपके आधुनिक कृषि हैं उसका उसमें नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, ठीक है, उसे बढ़ावा देना, यानी कृषि को बढ़ावा देना ही आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके उपज में, उसके जो भी मशीन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, वह आपका हित क्रांति के अंतर्गत आएगा। कुक्कुट पालन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। देखिए, कुक्कुट पालन यहाँ पूछा गया आपसे कि कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन कुक्कुट पालन का तात्पर्य है मुर्गी पालन। ठीक है, मुर्गी पालन से होता है संयुक्त आहार, सामयिक कीटनाशक और अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किए जाते हैं। यह आपका कुक्कुट पालन के अंतर्गत आएगा। कुक्कुट पालन आपका किससे संबंधित है? यह आपका मुर्गी से हो जाएगा। और जो आपकी मुर्गियां होती हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रजातियां होती हैं। कौन सी मुर्गी की कितने वर्ष में कितने अंडे देगी, इन सब तामझाम में आपको नहीं फंसना है। जितना पूछे उतना बस केवल आपको बताना है। ये पूछेगा कि मुर्गी के 2 ऐसे प्रजातियों के नाम बताओ जो सबसे अच्छे नस्ल के होते हैं, तो बस केवल आपको 2 का नाम याद कर लेना है, उसी से काम आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, रेशम उत्पादन की बात, ठीक है, यहाँ पे आपसे की जा रही है। रेशम उत्पादन की बात की जा रही है। रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे देना आपको। देखिए, रेशम उत्पादन के लिए रेशम का एक कीड़ा होता है और वह शहतूत के वृक्ष के पत्तियों पर ही वैज्ञानिक विधि का पालन करके और रेशम कीट पालन से एग्रीकल्चर, ठीक है, देखिए तभी आपका जो रेशम आपने शायद नहीं देखा होगा, शहतूत के पत्तों पर ही रेशम के जो कीड़े होते हैं उन्हीं के द्वारा, ठीक है, उन्हीं के द्वारा रेशम निकाला जाता है, जो कि यह आपका
सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि रेशम कीट किसका पालन करता है, यानी किसके अंतर्गत आता है। यह आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। पौधों तथा जंतुओं की जो बीच की कड़ी है यह आपका होता है युगलीना। क्या होता है? युगलीना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? ठीक है, 6 होती है। कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या आपका 6 होता है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। पहला हीरा और ग्रेफाइट। क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके 2 प्रकार से होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपके 2 प्रकार के देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, इसे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से होते हैं, एलीन और एथेनाइन, सॉरी एल्कीन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। देखिए यहाँ पे आपका 26 है। 26 यहाँ पे है आपका कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वान आपके जीवाणु के खोजकर्ता हो जाएंगे। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी वान को जीवाणु का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा? एरनबर्ग ने जीवाणु का सर्वप्रथम नाम जो है जीवाणु रखा था। 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, जीवाणु और विषाणु। ठीक है, जीवाणु और विषाणु। विषाणु का खोजकर्ता कौन है? ये हो जाएंगे आपके इवानोस्की। और यहाँ पे आपका है सजीव तथा निर्जीव के बीच संयोजकता कड़ी कौन सी है? यह आपको जाएगा विषाणु का। यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसके बाद आप इसको शेयर भी करिए। चलिए स्क्रीनशॉट खींचिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज पूछा गया है कि विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपका बस केवल आपको 3-4 नाम ठीक याद रखना है। पोलियो, चेचक, कैंसर, खसरा। ठीक है, गलसुआ, ये भी आप याद कर सकते हैं। वह जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है, इसी कारण गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। जीवाणु भोजी क्या होता है? जीवाणु भोजी है गंगा जल में, जो कि आपका गंगा जल कभी भी खराब जल्दी नहीं होता है, आप उसे कितने भी साल रख लें। जैसे यहाँ पे आपका एड्स का पूरा नाम बताइए। 1 मिनट। ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर आएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये आपके एड्स के पूरा नाम हो जाएंगे। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछे जाएंगे। एड्स के पूरे नाम आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ओके दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक
एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV होता है, ठीक है, HIV तो आपको पता होगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटे वायरस और सबसे बड़े का नाम यहाँ पर आपको बताना है। सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार उत्पन्न करने वाला होता है वायरस है, और सबसे बड़ा होता है आपका चेचक, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। मत्स्य पालन यानी आपका हो जाएगा मुर्गी पालन, ठीक है। मत्स्य पालन को समझाइए, यहाँ पे आपको समझाना है। मछली पालन के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, संकेतों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है? संकेतों का आदान प्रदान आप किससे करते हो? मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और मैसेंजर, ठीक, डाक सेवा, ईमेल, जिससे भी आप करते हो आप सबका नाम लिख सकते हो। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? आपका हो जाएगा टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये सब आपके हो जाएंगे। आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं? डीजल, पेट्रोल, खाना बनाने वाला गैस यानी LPG। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम लिखिए, त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का ताप होता है कितना होता है? सेल्सियस में बोले तो 37, फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये चीज़ यहाँ पे कन्फर्म है। यहाँ देखिए, जस्ट यहाँ पे आपका कि गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलना, ठीक है दोस्तों, जैसे बर्फ़ का पिघलना। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। दलहन फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है आपका राइजोबियम। राइजोबियम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस आपका सबसे नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन भी एक भी बार नहीं आया है, नोट कर लीजिएगा। और उसमें क्या है, यहाँ पे आपका है कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु आपका हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम देखिए, आप इन दोनों प्रश्नों को, ठीक है, एक साथ लिखिएगा, ठीक है, आप इसको एक साथ नोट करिएगा क्योंकि उत्तर 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। चलिए, सहजात अंग। सहजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान है लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, सहजात अंग कहते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आपका ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे चमगादड़ का पंख है, ठीक है, और घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ। समरूप अंग। समरूप अंग क्या होता है? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टि से समान होते हैं, अपर रूप अंग कहलाते हैं। जैसे आपका तितली का पंख है और पक्षियों का पंख है, ठीक। चलिए, ये आप जाएंगे, ये समजात अंग और समरूप अंग। यहाँ देखिए, समजात और ठीक है समरूप है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पे आपका है कि मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। जैसे यहाँ पे आपका है कि सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? यानी आप ये समझ लो कि सांपों और पक्षियों के बीच का कड़ी क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 52 उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये आपके हो जाएंगे लेमार्क। कौन हो जाएंगे? लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि योग्यतम की उत्तम जीवता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? ये आपके हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए,
मानव तथा आदि मानव के बीच कौन सी कड़ी है? मानव तथा आदि मानव के बीच की जो कड़ी है वह आपका ऐप मानव, ठीक है, ऐप मानव आपके हो जाएंगे। पॉलीथीन किसे कहते हैं? पॉलीथीन किसे कहते हैं? एथिलीन C2H4, देखिए एथिलीन C2H4 को उच्च उच्च एवं उच्च दाब बहुलीकरण करने के फलस्वरूप आपका पॉलीथीन बनता है। सही, एथिलीन को ही कहीं ना कहीं हार्ड क्वालिटी में करने के बाद तो जाके आपका बनता है पॉलीथीन। अब ये कितना खतरनाक होता है आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारे भाई बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके प्लस शेयर भी कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी आपकी इच्छा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। यह आपका क्या होगा? इसमें आपका टिक हो जाएगा लॉ। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक आपके हो जाएंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? प्लास्टिक आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला आपका होगा थर्मोप्लास्टिक, दूसरा आपका होगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्लियर है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक आपकी प्लास्टिक 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो ये देखते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। अब आपको यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक इन दोनों को, एक मिनट, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक, यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट खींच लो या आप इसको एक बार नोट कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, ठीक है दोस्तों। आपका क्या है? आपका एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। यह फिनाल को सोडियम हाइड्रोजन में उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका कि बेकेलाइट का उपयोग बताइए। आप लोग क्या बताना है आपको? बेकेलाइट का आपको यहाँ उपयोग बताना है। जो इसका उपयोग होता है वह आपका रेडियो, टेलीविज़न आदि में होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र यहाँ पे आपको मिल जाएगा CO+N2 और CO+H2। हीरो का उपयोग बताइए। यहाँ पर कांच काटने में और आभूषण के निर्माण में हीरो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा कि नागफनी की पत्तियों किसमें परिवर्तन हो जाती है? देखिए मृदभित पौधों जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तन हो जाती हैं? यहाँ पे आपका लिखा होगा कांटों में। आपने देखा होगा उसमें कांटे होते हैं नागफनी में, ठीक है, हरा हरा होता है, उसका पत्ती मोटा मोटा होता है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपको पता है? जितना भी रोग आपके माइंड में आए, ठीक है, लिख दो आप लोग, ठीक है, सब लिख दो। TB, टाइफाइड, कॉलरा, हैजा, SCV, सब लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट है कि नींबू का सीड्स कैंसर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? जीवाणु, वह आपका ठीक है एक प्रकार का जीवाणु होता है जिंथोमोनस सिटी। दूध से दही बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है जो कि दूध को दही में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर देखिए लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। आप लोग यहाँ पर लाभदायक जीवाणुओं का एक नाम तो आपको पता ही है, ठीक है, या देखिए, ठीक, एक नाम आपको पता है, 2-3 आप और याद कर लीजिए बस, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीविकी शाखा के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जीविकी के पिता कौन है? सूक्ष्म जीविकी के पिता कौन है? आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंटोनी वान
एंटोनी वान जी हैं, जो कि सूक्ष्म जीविकी के पिता कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन देख लिए हैं। क्लास में अधिक लंबा नहीं ले जाऊँगा और 70 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, समझती हुई पढ़िए। कोई दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप करिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन होते ही आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में, नए क्लास में।